गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन कवर करवाऊंगी, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप 12th प्लस पर मिल जाएगी। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज बायोनॉमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति है जो क्या है। तो बायोनॉमेनक्लेचर क्या है? इसे किसने दिया था? तो बायोनॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो इसने किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। और द्विनाम पद्धति है जो क्या बताती है? तो ये ऑर्गेनिज्म में, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, तो उसका जो है, उसकी जो नेमिंग है वो किसके थ्रू होती है? द्विनाम पद्धति के थ्रू होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम कहते हैं जीनस, और जो सेकंड टर्म है उसे हम क्या कहेंगे? स्पीशीज। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो मैंगो, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। जीनस का फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, जबकि स्पीशीज का जो है वो स्मॉल होगा। और ह्यूमंस का देखते हैं तो ह्यूमंस का क्या होगा? होमो सैपियंस। जीनस का हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है और स्पीशीज का हमने क्या लिया है? स्मॉल। तो ये हो गया हमारा बायोनॉमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीलोम, यानी कि देह गुहा क्या है? तो देह गुहा क्या है? ये जो है ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है। नाम से ही पता लग रहा है कि देह गुहा यानी कि जो है ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? कैविटी प्रेजेंट होगी, यानी कि गुहा प्रेजेंट होगी, जो कि किससे? फ्लूइड फिल्ड है। फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है। और ये जो कैविटी है ये किसके बीच में प्रेजेंट होगी? तो ये जो कैविटी है ये एलिमेंट्री कैनाल और किसके बीच में उपस्थित होगी? बॉडी वॉल के बीच में। तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल और बॉडी वॉल यानी कि देह भित्ति। तो ये इनके बीच में उपस्थित होती है। और ये किस में उपस्थित होती है? प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें उपस्थित होती है। और ये वर्क क्या करती है? तो ये किस में हेल्प करती है? इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन में जो है कौन हेल्प करता है? सीलोम हेल्प करता है। यानी कि आंतरिक जो अंग है उन्हें, उनका प्रोटेक्शन कौन करता है? तो सीलोम करती है। तो ये हमारा हो गया सीलोम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, यानी कि पॉरीफेरा के जो है हमें दो लक्षण बताने हैं। तो पॉरीफेरा के जो है हम दो लक्षण क्या हम लेंगे? तो पॉरीफेरा को क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस भी कहते हैं।
फर्स्ट कैरेक्टर हम क्या ले सकते हैं पोरिफेरा का, कि इसकी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, कहीं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छिद्र प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं, तो न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट, और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया में क्या होता है कि ऑस्टिया में जो है वो वाटर क्या होता है, एंटर होता है इस पोर के दौरान। इस छिद्र में क्या होगा, जो पानी है वो एंटर होगा, और ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या होगा, एग्जिट होगा। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर अगर हम देखते हैं, तो इसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, कि इसकी बॉडी पे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं इसकी बॉडी पे, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका सेकंड कैरेक्टर हो गया। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, और एक अगर हम और लेते हैं तो क्या हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया। तो ये हो गया पोरिफेरा के बारे में, हमने इसके कैरेक्टर पढ़े और एग्जाम्पल पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा। तो एनेलिडा जो फाइलम है उसके कैरेक्टर क्या है, उसके जो लक्षण है वो क्या है। तो एनेलिडा का जो फर्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं वो क्या है, बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली divided by segments, and that segments called उन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। तो एनेलिडा का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि जो उसकी बॉडी जो होती है वो आंतरिक और बाह्य रूप से जो है खंडों में जो है विभाजित होती है, और इन्हीं खंडों को हम क्या कहते हैं, तो इन खंडों को हम कहते हैं मेटामर्स। दूसरा इसका जो है कैरेक्टर हम क्या ले सकते हैं कि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, सीटेई और सीटेई। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ब्रिसल लाइक एक संरचना जो है वो उपस्थित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीटेई और सीटेई। ठीक है, और इनका हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, नेरिस ले सकते हैं, और दूसरा क्या ले सकते हैं, अर्थवर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गए, लक्षण हो गए किसके, एनेलिडा के, और उसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हमारा है कोए सर्विट्स क्या है। तो कोए सर्विट्स क्या है, इनका फॉर्मेशन किस टाइम हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ
जब केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का जब रासायनिक विकास हुआ तो उस दौरान जो है कोएसर्वेट्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये क्या है, कोएसर्वेट्स जो है वो प्री सेल्स है जो कि बाद में क्या बनी, लिविंग सेल। फर्स्ट यानी पहली पूर्व कोशिका है जो कि बाद में क्या बनी, जीवित कोशिका बनी। और क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक, मैक्रोमोलेक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया कोएसर्वेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटाविज्म, यानी कि पूर्वस्था क्या है। तो पूर्वस्था क्या है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि अभी के टाइम पे क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, यानी कि अभी जो है नहीं देखे जाते, वो लुप्त हो गए हैं। और किस टाइम पे देखे गए थे, तो ये जो है हमारे पूर्वजों में देखे गए थे ये कैरेक्टर्स। तो ये किस में देखे गए थे, हमारे पूर्वजों में देखे गए थे। पर अभी जो है, अभी के ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये अनुपस्थित है। ये जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए हैं। पर कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कैरेक्टर्स जो है वापस दिखने लग गए हैं। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एटाविज्म कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल क्या है, थिक हेयर ऑन बॉडी, या क्या ले सकते हैं, एक्स्ट्रा निपल्स इन ह्यूमन, और क्या ले सकते हैं हम, शॉर्ट टेल इन बेबीज। तो ये देखिए ये एटाविज्म के पिक्चर है। शॉर्ट टेल जो है बेबीज में दिखाई देना, या थिक हेयर जो है ह्यूमन की बॉडी पे दिखाई देना, या जो एक्स्ट्रा निपल्स है वो दिखाई देना, तो वो जो है इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वस्था कहेंगे, या क्या कहेंगे, एटाविज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि अलगाव क्या है। तो अलगाव क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर जो है यानी कि आंतरिक और बाह्य जो अवरोध है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि किसी पॉपुलेशन में क्या होगा, इंटरब्रीडिंग, यानी कि अंतर प्रजनन जो है वो अगर रुक जाए, उसको अगर ये रोक दे, तो इसे क्या कहेंगे हम, आइसोलेशन कहेंगे। ठीक है, कि किसी इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर यानी कि आंतरिक और बाह्य अवरोध के कारण किसी पॉपुलेशन में जो है इंटरब्रीडिंग जो है वो रुक जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, स्मॉल यूनिट्स में चेंज हो जाएगी।
ठीक है। और उनके बीच में जो जीन का जो एक्सचेंज है, यानी कि जीनों का जो परिवर्तन है, वो क्या होगा, रुक जाएगा। इंटरब्रीडिंग ही नहीं होगी उनके बीच में, तो जीनों का जो एक्सचेंज है वो क्या होगा, इनमें रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिफाइन एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने अंदर चेंजेस लाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर अगर कुछ चेंजेस लेके आ रहा है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। और अनुकूलन से क्या होगा, जब वो बेटर एडेप्ट हो जाएगा तो वो क्या करवाएगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यानी वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार क्या करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा और उससे क्या करेगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। जो चेंजेस नहीं ला पा रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अपने बेटर सर्वाइवलशिप के लिए क्या करते हैं, ये अपने अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन लाते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लॉन्ग लेग्स हो गए, या हम क्या ले लेंगे, बटरफ्लाई का, या हम लेंगे कैमोफ्लेज। ठीक है। तो लॉन्ग लेग्स का क्या है एडेप्टेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके जब लेग्स जो है वो लॉन्ग होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, प्रीडेटर से जो है अपने शिकारियों से जो है आसानी से बच के भाग पाएंगे। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस लेके आया। दूसरा बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है, तो वो क्या है कि बटरफ्लाई में क्या होता है कि बटरफ्लाई जो है मिमिक्री करती है, किसकी मिमिक्री करती है, मोनार्च बटरफ्लाई की। किसकी मिमिक्री करती है, तो वो मिमिक करती है मोनार्च बटरफ्लाई की। और क्यों करती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, किससे, प्रीडेटर से बचाने के लिए। और उसका प्रीडेटर कौन है, बर्ड से। तो वो अपने आप को बर्ड से बचाने के लिए क्या करेगी, मिमिक्री करेगी मोनार्च बटरफ्लाई की। और बर्ड्स जो है, पक्षी जो है, कभी भी मोनार्च बटरफ्लाई पे जो है हमला नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, पॉइजनस होती है, यानी कि क्या होती है, जहरीली होती है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये कौन दिखा रहा है, बटरफ्लाई। तीसरा हमारा एडेप्टेशन है कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज में क्या होता है कि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को हाइड कर लेता है, यानी कि क्या कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है। तो वो छुपा के क्या करेगा, तो उसके जो प्रीडेटर है वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यानी उसके जो शिकारी है वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज ऑस्ट्रेलियन रीजन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र जो है वो क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑस्ट्रेलियन रीजन किसे संदर्भित करता है, जियोट्रॉपिकल रीजन। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है जियोग्राफिकल रीजन को संदर्भित करता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है वो आते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, और किसे किसे इंक्लूड करेगा, उसके आसपास के जो आइलैंड्स है या महाद्वीप है उन्हें, मेनलैंड्स, न्यूजीनिया, और किसे करेगा, न्यूजीलैंड और टस्मानिया।
तो ये सभी हमें याद ही करना है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज नियोट्रॉपिकल रीजन। तो नियोट्रॉपिकल रीजन क्या है? नियोट्रॉपिकल रीजन रिफर्स टू ट्रॉपिकल रीजन, यानी वो किसे संदर्भित करता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है। और इसमें कौन कौन से रीजन जो है वो इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड सेंटर एंड साउथ अमेरिका, तो ये किसको करेगा? मध्य और दक्षिणी अमेरिका को है जो इंक्लूड करता है। और इसमें क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी जो है, यानी कि जो जैव विविधता है वो क्या होगी? हाई होगी। और क्या होगा? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है वो हाई होगी इसमें। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1। ओके, तो हम अब बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन सिमेट्री, सेगमेंटेशन एंड सिलोम, यानी कि सममिति, खंडीभवन और देह गुहा क्या होती है। तो सिमेट्री इन अ बायोलॉजी इज द बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और शेप्स अराउंड अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सिस। तो सममिति क्या होती है? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। और सममिति कितने प्रकार की होती है? तो सममिति जो है 3 प्रकार की होती है। पहली है बायलैटरल सिमेट्री, दूसरी है रेडियल सिमेट्री, और तीसरी है असिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति, रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति, और असिमेट्रिकल यानी कि असममित। तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को यानी कि इंसेक्ट्स या ह्यूमंस को किसी एक प्लेन से जब डिवाइड करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होती है, यानी कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होंगे, और उन्हें ही हम क्या कहेंगे? बायलैटरल सिमेट्रिक कहेंगे। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? यानी कि अरीय सममिति क्या होती है? हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में किसी भी पार्ट से डिवाइड करें तब वो जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अरीय सममिति कहेंगे। और असिमेट्री क्या है? कि किसी ऑर्गेनिज्म या जीव को किसी भी पार्ट से डिवाइड करने पे, किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पे वो जो है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या एक दूसरे के जो है सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असममिति कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो बायलैटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस एंड इंसेक्ट्स, यानी कि मानव और कीट। रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति के उदाहरण क्या है? स्टारफिश, असिमेट्री का उदाहरण क्या है? स्पॉन्जेस, यानी कि जो स्पॉन्जेस जो है, जो कि पॉरीफेरा फाइलम में आते हैं, वो क्या होते हैं? असममित होते हैं। अब दूसरा है सेगमेंटेशन या खंडीभवन क्या है? तो खंडीभवन क्या है? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो खंडीभवन क्या है? कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव की बॉडी को जब इंटरनली और एक्सटर्नली यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से जब विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन या खंडीभवन कहते हैं। और ये किस में देखा जाता है? तो सेगमेंटेशन जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा,
में देखा जाएगा और किस में देखा जाएगा, एनेलिडा में देखा जाएगा। और ये सेगमेंटेशन क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बना देते हैं। यानी कि लचीला बना देते हैं। और ये क्या करेंगे, जो सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी में, यानी कि संवेदनशील जो अंग है, उनका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, यानी उनका बचाव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सीलोम क्या है, यानी कि देह गुहा क्या है। तो देह गुहा है जो ऐसी फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है, यानी कि ऐसी गुहा है जो कि किसके बीच में, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, यानी कि आहार नाल और देह भित्ति के बीच में जो है उपस्थित होता है। और ये कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में। किसके बेसिस पे, बॉडी कैविटी या देह गुहा के बेसिस पे जो है, आधार पे जो है इसे विभाजित किया गया है। 3 प्रकार का है। कौन सा, असिलोमेट यानी कि अगुही, सूडोसिलोमेट यानी कि आभासी गुही, और तीसरा क्या है, सिलोमेट यानी कि प्रगुही। तो असिलोमेट क्या है कि ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और इनके बीच में जो है मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि मेसेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इनमें क्या होगी, बॉडी कैविटी जो है वो अनुपस्थित होगी, उनकी जगह पे क्या मेसेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित है। इन्हें हम क्या कहेंगे, असिलोमेट्स यानी कि अगुहीय। सूडोसिलोमेट्स क्या है, जिसमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो बीच में है मेसेनकाइमल पाउचेस प्रेजेंट है। ये क्या है, मेसेनकाइमल पाउचेस जो है ये प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोमेट्स यानी कि आभासी गुह्य। तो ये हो गए सूडोसिलोमेट्स। और ट्रू सिलोमेट्स क्या है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो है बॉडी कैविटी क्लियरली विजिबल हो रही है, यानी कि गुहा जो है वो अच्छे से हमें दिखाई दे रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिलोमेट्स कहेंगे, यानी कि प्रगुह्य कहेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या है, तो असिलोमेट्स किस में देखे जाते हैं, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थिस में देखे जाएंगे। ठीक है। और सूडोसिलोमेट्स किस में देखे जाते हैं, तो एस्केलमेंथिस में, यानी कि आभासी गुहा जो है वो किस में देखी जाएगी, एस्केलमेंथिस में देखी जाएगी। और ट्रू सिलोमेट्स तो वो किस में देखे जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट क्या है, कॉर्डेटा।
तो ये हमने सेगमेंटेशन देखा, सीलोम देखा और सिमेट्री देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, यानी कि पंच जगत प्रणाली जो है वो क्या है। तो 5 किंगडम जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, RH व्हिटेकर ने दिया। ठीक है, और जैसा कि नाम में बताया गया है कि पंच जगत कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसमें क्या होगा, 5 किंगडम जो है वो होंगे। पहला कौन सा होगा, मोनेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी यानी कि कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो मोनेरा है। तो मोनेरा जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म या जीव देखा गया, जो आद्य जीव देखा गया, वो कौन सा है, मोनेरा में आते हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स है। और सबसे पहले देखे गए हैं, तो ये जो जीव होंगे ये क्या होंगे, स्मॉल, यानी कि छोटे होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या हो गया, मोनेरा। दूसरा जो किंगडम है वो कौन सा है, दूसरा जो जगत है वो कौन सा है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं, तो प्रोटिस्टा में जो है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एल्गी, यूग्लिना, और क्या ले सकते हैं हम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो ये सभी क्या हो गए, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हो गए, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हो गए। तीसरा किंगडम कौन सा है, फंगी, यानी कि कवक। तो इसमें क्या क्या आएंगे, स्लाइम मोल्ड्स, और क्या आ जाएगा, ईस्ट, मशरूम। ये सभी किस में आएंगे, फंगी में आएंगे। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं ये। ठीक है,
और ये जो है ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी ऐसे जीव है जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे जो है फीड करते हैं, अपना भोजन उनसे लेते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड जो है वो बनाते हैं, उनसे लेते हैं। नेक्स्ट किंगडम हमारा है प्लांटी। तो इसमें क्या आ जाएंगे? सभी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स जो है वो सभी किस में आ जाएंगे? प्लांटी में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाएंगे? हर्ब्स, श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, और क्या आ जाएंगे? ट्रीज यानी कि पेड़, और क्या आ जाएंगे? फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट आ जाएंगे, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आ रहे हैं और ऐसे जिसमें कि नहीं है, अनुपस्थित है। ठीक है, और ये प्लांटी जो है ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल वर्णक जो है वो उपस्थित होता है। तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो है फूड का सिंथेसिस करेंगे। फिफ्थ किंगडम जो है वो कौन सा है? एनिमेलिया। तो इसमें जो है सारे ही एनिमल्स जो है वो किस में आ जाएंगे? एनिमेलिया में आ जाएंगे। और ये क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। यानी कि ये जो है अपना भोजन जो है वो खुद से नहीं बना सकते हैं, ये किसी ना किसी पे निर्भर रहते हैं, या प्लांट पे रह सकते हैं या एनिमल्स पे रह सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो स्पॉन्जेस से लगा के मैमल्स तक सारे ही जो एनिमल्स हैं वो किस में आ जाएंगे? किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडिया। एनेलिडा का क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे दिया गया है? तो प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति किसकी? सिटाई की, या सेगमेंटेशन, खंडीभवन, तो इनकी, और पैरापोडिया। तो इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है एनेलिडा को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। इसकी क्लासेस कितनी है? 4। फर्स्ट क्या है? पॉलीकिटाई। सेकंड है ओलिगोकिटाई। थर्ड है हीरोडिनिया। और फोर्थ क्या है? आर्की एनेलिडा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? 4 क्लासेस हो गई। अब इनको हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सी क्लास हो गई? पॉलीकिटा। तो इस क्लास में कौन से जो है वर्म्स आते हैं, कौन से एनेलिड्स आते हैं? जो मराइन वाटर में होते हैं, यानी कि जो मराइन वाटर में जो वर्म्स होंगे वो किस में आएंगे? पॉलीकिटाई में आएंगे। और इसमें क्या होता है? न्यूमरस
सीटाई प्रेजेंट होते हैं। और लोकोमोशन किससे होता है? पैरापोडिया से होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेरिस। दूसरी हम क्लास देखते हैं, ओलिगोकेटा। तो इसमें क्या आएंगे? तो इसमें फ्रेश वाटर वॉर्म्स आएंगे और टेरेस्ट्रियल वॉर्म्स आएंगे, यानी कि स्थलीय कीड़े आएंगे। ठीक है, और इसमें जो है सीटाई जो है या तो अनुपस्थित होंगे पूर्णतः, और अगर उपस्थित होते भी हैं तो बहुत ही कम नंबर में होंगे। अगर उपस्थित है भी तो बहुत ही कम नंबर में होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फेरेटिमा, यानी कि केचुआ। थर्ड क्लास क्या है हमारी? हिरुडीनिया। तो इसमें कौन से वॉर्म्स आएंगे? फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और कौन से आएंगे? टेरेस्ट्रियल वॉर्म। तो इसमें तीनों ही प्रकार के वॉर्म्स आ जाएंगे। और इसमें इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे? लीचेस, या क्या ले लेंगे? हिरुडिनेरिया। अब ये लीचेस क्या करती है? इनमें हिरुडिनेरिया में क्या होता है कि इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चूसक जो है वो उपस्थित होते हैं, और ये लीचेस क्या करेगी? ब्लड को सक करेगी, यानी कि रक्त को जो है चूसने का काम करेगी। फोर्थ क्लास क्या है? आर्की एनेलिडा। अब आर्की एनेलिडा में क्या आएगा? इसमें जो है सीटाई जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित होंगे। पैरापोडिया जो है वो भी अनुपस्थित होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? पॉलीगॉर्डियस। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, पॉलीगॉर्डियस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलस्का, यानी कि मॉलस्का का वर्गीकरण क्या है। तो इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो है सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स है, जिसमें कि जिसे हम क्या कहेंगे? मॉलस्क कहेंगे। और इनको किस बेसिस पे वर्गीकृत किया गया है, यानी कि किस आधार पे वर्गीकृत किया? तो मेंटल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, और कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेसिस पे जो है इसको वर्गीकृत किया। और इसके कितने पार्ट में वर्गीकृत किया है?
तो फर्स्ट है गैस्ट्रोपोडा, सेकंड है अप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, सिफेलोपोडा, बाइवेल्विया और स्कैफोपोडा। तो ये इसकी 7 क्लासेस हो गई। तो इसकी फर्स्ट क्लास हम देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा में क्या होता है कि सेल जो है यानी कि कवच जो है वो उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि गैस्ट्रोपोडा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्नेल्स हो जाएंगे। दूसरी क्लास है अप्लैकोफोरा। तो इसे हिंदी में भी अप्लैकोफोरा ही कहेंगे। और जैसा कि नाम में है अप्लैकोफोरा यानी कि इसमें जो है प्लेट्स जो है वो एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। और क्या होंगे, कवच जो है वो भी क्या होंगे, शेल्स जो है वो भी अनुपस्थित होंगे। और क्या होंगी, आइज भी अनुपस्थित है, टेंटेकल्स और नेफ्रीडिया। तो ये सभी इसमें क्या है, अनुपस्थित है या एब्सेंट है। ठीक है। थर्ड क्लास कौन सी हो गई, मोनोप्लैकोफोरा। यानी कि इसमें क्या होगी, एक प्लेट, एक सिंगल प्लेट जो है वो प्रेजेंट होगी। सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं। पर इनको जो है कहाँ पे देखा गया है, तो इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है वो हमें मिले हैं। यानी कि इनके जीवाश्मीय अभिलेख जो है हमें वो मिले हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, नियोपिलेना, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और ये जो है ये क्या है कि ये एनेलिड्स और मॉलस्क की जो है दोनों के कैरेक्टर शो करता है। चौथी क्लास हमारी कौन सी है, पॉलीप्लैकोफोरा। तो इसमें क्या होंगे, मैनी प्लेट्स प्रेजेंट है, कवच भी उपस्थित है और इस पे क्या होता है, स्पाइन्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी पे। तो ये स्पाइन्स क्या करेंगे, ये जब किसी ऑर्गेनिज्म को, जब प्रीडेटर जब है यानी शिकारी जब है अटैक करता है, तो ये क्या करते हैं, उससे अपने आप को बचा लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काइटन। ठीक है। पांचवी हमारी क्लास क्या है, बाइवेल्विया।
इस क्लास में कौन आते हैं? ऑयस्टर्स आते हैं। तो इस क्लास में क्या आएंगे? ऑयस्टर्स आएंगे। 6 जो हमारी क्लास है वो कौन सी है? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्या होगा? इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें आ जाएंगे ऑक्टोपस, और ये ऑक्टोपस जो है वो मूवमेंट किसके थ्रू करते हैं? जेट प्रोपल्शन के थ्रू। इनमें जेट प्रोपल्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कुछ इस तरह का मूवमेंट करेंगे। और 7th जो क्लास है वो कौन सी है? स्कैफोपोडा। तो स्कैफोपोडा में क्या होंगे? एग्जाम्पल इसका क्या है? डेंटेलियम, और ये जो है इनके जो कवच है या जो शेल है वो क्या होंगे? दोनों ही एंड से, यानी कि दोनों ही इसके जो सिरे हैं वो क्या होंगे? ओपन होंगे दोनों ही साइड से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मिलर एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलर का प्रयोग क्या है। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं? ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी क्या थी, यानी ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत क्या है। तो इसे हम और क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। यानी कि रासायनिक विकास सिद्धांत। तो उन्होंने क्या बताया, ओपेरिन और हेल्डन ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं। यानी कि जो सजीव जो जीव है वो किससे बने हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। पर इन्होंने जो है इसका कोई प्रयोग नहीं बताया है कोई, तो इसलिए उसका प्रयोग किसने किया? मिलर ने, स्टैनले मिलर ने इसका प्रयोग किया। इस सिद्धांत को सिद्ध किसने किया? स्टैनले मिलर ने इसे सिद्ध किया। अब स्टैनले मिलर ने क्या बताया? सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा था हम वो देखते हैं। तो यानी कि आद्य पृथ्वी का जो है वो पर्यावरण कैसा था या वातावरण कैसा था? तो वो कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। यानी कि उसमें क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, और क्या था? हाई टेम्परेचर था वहाँ का, यानी कि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो लिया, और वो क्या किया? उन्होंने अपने प्रयोगों में वही एनवायरनमेंट जो है वही लगाया, वही अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वैक्यूम पंप के थ्रू क्या किया? इन्होंने ऑक्सीजन जो है वो रिमूव की। ऑक्सीजन रिमूव की। फिर उन्होंने क्या किया कि वाटर को है जो बॉईल किया हीटर के थ्रू। फिर उन्होंने क्या किया कि जो वाटर वेपर है वो अब इसमें आई, इस ग्लास में आई। तो उन्होंने क्या किया? इस ग्लास में क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लिए जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने प्रिमिटिव अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी क्या थे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे। तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई किया। फिर उन्होंने क्या लिए? 3 कंपाउंड लिए। कौन से? मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जो कि किन रेशियो में लिए? 2:1:2 में लिए। अब ये तीनों जो है इन्होंने कंपाउंड्स वो इसमें लगाए। फिर उन्होंने क्या किया? जो वाटर जो है जो कि बहुत ही गर्म था तो उसे क्या किया? कंडेंसर लगाया, जिससे कि क्या किया? उन्होंने उसका तापमान कम किया, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हुए। और फिर जो है उन्होंने यहाँ पे 7 या 8 दिन बाद जो है उन्होंने क्या देखे? एमाइनो एसिड्स देखे। कौन कौन से? एलेनिन,
ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड देखे। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नॉन लिविंग जो थिंग्स है उससे ही लिविंग थिंग्स जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो विकसित हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद क्या है। तो डार्विनवाद किसे संदर्भित करता है? डार्विनिज्म refers to theory of evolution। तो डार्विनवाद किसे संदर्भित करता है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास के सिद्धांत को संदर्भित करता है। और इसे किसने दिया? गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। और इसे कौन सी 19वीं सदी में दिया गया था। ठीक है, तो उनके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है? फर्स्ट क्या है? ओवर प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी जो स्पीशीज़ है वो अत्यधिक उत्पादन करती है अपने ऑफस्प्रिंग का। और वो अत्यधिक उत्पादन क्यों करती है? ताकि जब अत्यधिक उत्पादन करेगी अपने ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जो संतान है उनका अत्यधिक उत्पादन करेगी, तो वो क्या करेंगे? जब कोई प्रीडेटर या फिर कुछ भी अटैक होता है उन पे, तो क्या करेंगे? उनकी जो स्पीशीज़ है वो नष्ट नहीं होगी, तो वो निरंतर चलती रहेगी। तो इसीलिए वो क्या करती है? कोई भी स्पीशीज़ जो है ओवर प्रोडक्शन करती है, अपने अत्यधिक अंडों का उत्पादन करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Many of hundred of eggs laid by insects। तो कीट क्या करते हैं? कई अंडों का जो है उत्पादन करते हैं। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। तो स्पीशीज क्या करती है? अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करती है? आपस में झगड़ा करती है। अब उनमें कौन कौन से आ सकते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। एक तो इंट्रा स्पेसिफिक स्पीशीज हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी? इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्पीशीज कौन सी है? जब दो ऑर्गेनिज्म जो है या एक स्पीशीज जो है उसके दो अलग अलग जो जंतु है वो क्या करेंगे? आपस में, एक ही स्पीशीज के जो अलग अलग जंतु है वो आपस में क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। और जो जीतेगा वही सरवाइव कर पाएगा, जो हार जाएगा वो क्या करेगा? एग्जिट नहीं कर पाएगा। और इंटर स्पेसिफिक क्या है? जब कोई दो अलग अलग प्रजाति के जो आपस में ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज जो है दो अलग अलग, वो क्या करेगी? आपस में जब झगड़ा करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। और जीतेगा कौन? वही जो बेटर हो और स्ट्रगल कर पाए। तो ये हमारे हो गए, ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जाम्पल, ये हो गया इंटर स्पेसिफिक का एग्जाम्पल। तीसरा है वेरिएशंस या विविधताएं। तो वेरिएशंस क्या है? जब किसी स्पीशीज के शेप, साइज या कलर में अगर कुछ चेंजेस आते हैं या विविधताएं आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। अगर वेरिएशंस हम जिराफ की नेक में देखें तो उसमें क्या हुआ? डार्विन ये कहता है कि जो जिराफ जो है वो दो तरह के पाए जाते थे। एक जो है जिनकी लंबी हाइट थी, नेक जो है वो लंबी थी, और एक जो छोटी हाइट के थे और उनकी नेक क्या थी? छोटी थी। तो जो लंबी हाइट वाले थे वो आराम से जो है लीव्स वगैरह ईट कर पाए, अच्छे से अपना खाना खा पाए, तो वो तो सरवाइव कर गए। और जो छोटी हाइट वाले थे वो एक टाइम पे क्या हो गए? खत्म हो गए या नष्ट हो गए।
चौथा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि प्राकृतिक चयन और योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डार्विन का कहना ये था कि जो सर्वाइव वही कर पाएगा जो कि बेटर एडेप्ट हो पाए, यानी जो अपने अंदर अब चेंजेस लेके आ पाएगा, अपने आप को अनुकूलित कर पाएगा वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा, और जो चेंजेस नहीं लेके आ रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगी, वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चौथा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जो स्पीशीज में क्या होते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस आते रहते हैं, और वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, यानी कि लगातार धीरे धीरे जो है बदलाव आते जाते हैं स्पीशीज में या प्रजाति में। तो वो चेंजेस जो है तो वो एक टाइम पे क्या होंगे, अपने पेरेंट्स जनरेशन, जो पेरेंटल जो जनरेशन है उससे क्या होंगे, बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। तो एक जो न्यू स्पीसीज है उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं डार्विनिज्म के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या था कि जब पॉल्यूशन जो है जब, यानी कि प्रदूषण जो है पहले कम जब था, तो क्या था, ट्रीज के जो स्टेम थे यानी कि पेड़ों के जो तने थे वो क्या थे, लाइट कलर के थे। कैसे थे, लाइट कलर के थे। और जब पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो वो क्या हो गए, डार्क कलर के हो गए। तो डार्विन का कहना ये था कि जो है दो तरह के मौत पाए जाते थे, एक तो थे लाइट कलर के और एक कैसे थे, डार्क कलर के। तो जब पॉल्यूशन जब कम था यानी कि प्रदूषण जब कम था तो क्या हुआ कि जो लाइट कलर के जो स्टेम तो थे, मतलब हल्के रंग के जो तने थे, उन पे जब लाइट कलर के मौत जब बैठ रहे थे तो वो तो क्लियरली विजिबल नहीं है, ये देखिए ये क्लियरली विजिबल नहीं है। पर जो डार्क कलर का मौत था तो उसे क्या है, प्रीडेटर जो है आसानी से पहचान लेता था, यानी शिकारी जो है वो आसानी से पहचान लेता था। तो इसीलिए इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसकी जो संख्या है वो कम होती गई और इसकी बढ़ती गई। पर जब पॉल्यूशन या प्रदूषण जब बढ़ने लगा तो क्या हुआ, पेड़ों के तने क्या हुए, डार्क कलर के होने लगे। और तब क्या हुआ कि जो डार्क कलर का मौत है उसे तो प्रीडेटर आसानी से नहीं पहचान पा रहा है, पर जो लाइट कलर का मौत है अब वो क्लियरली विजिबल होने लगा प्रीडेटर को, और इसकी संख्या अब क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, तो ये है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। और डार्विन फिंचेस, ये है डार्विन की फिंचेस। अब डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे जब गए तो उन्होंने देखा कि जो फिंचेस है उनकी जो चोंच है वो अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की है। तो उन्होंने ये कहा कि इनकी फिंचेस के जो शेप है वो अलग अलग आकार के इसलिए है क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिटेट वो इसलिए है क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग है। तो फीडिंग हैबिटेट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो चोंच के आकार जो है वो अलग अलग है। जो ये मोटी चोंच वाला और चौड़ी चोंच वाला है वो किस पे फीड कर रहा है, सीड पे। ये किस पे फीड कर रहे थे, नेक्टर पे। जो छोटी और पॉइंटेड जो चोंच है वो किस पे, इंसेक्ट्स पे फीड कर रही है। और ये सबसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ डार्विनिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट टू डिवाइड अर्थ्स हिस्ट्री इनटू डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो क्या थी, वो जियोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ की गई और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पृथ्वी का इतिहास है जो कि डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल्स में यानी कि समय सारणियों में उन्होंने बताया पृथ्वी के इतिहास को। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं।
तो सबसे पहले इसकी अगर हम यूनिट देखते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की यूनिट्स क्या हैं। जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, ईयन। फिर कौन है, इरास। फिर आएगी पीरियड्स, देन आएंगे इपॉक्स। ईयन यानी कि कल्प, इरास यानी कि युग, पीरियड यानी कि अवधि। ठीक है, तो ये हो गए हमारी यूनिट्स हो गई जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो इसकी जो है ईयन जो है वो सबसे पहला क्या था, प्री कैम्ब्रियन जो ईयन है उसमें क्या था, हेडन आया था। उसमें क्या था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले जो है पृथ्वी का विकास किस ईयन में होगा, तो हेडन में होगा। फिर क्या हुआ, आर्कियन आया, फिर प्रोटेरोजोइक आया। आर्कियन में क्या हुआ, सबसे जो पुरानी जो चट्टानें हैं वो आई और अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटेरोजोइक में क्या होगा कि लाइफ बिगिंस इन सी, यानी कि समुद्र में जो है वो क्या हुआ, जीवों का निर्माण देखा गया। अब हम देखते हैं इरास की ओर, तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। अब इरास में जो पीरियड्स है, कैम्ब्रियन पीरियड में क्या देखा गया कि सबसे पहले जो है फिश जो है वो किस पीरियड में देखी गई थी, कैम्ब्रियन पीरियड में देखी गई थी। और जो फर्स्ट कॉर्डेट्स है विथ बैकबोन, तो वो इसमें देखे गए थे कैम्ब्रियन पीरियड में। ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या था कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल लाइफ है वो देखी गई थी। सिल्यूरियन पीरियड में क्या देखा गया था, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो इसमें देखे गए थे। सबसे पहले जो संवहनीय पौधे जो थे वो सिल्यूरियन पीरियड में देखे गए थे। डेवोनियन पीरियड में देखे गए थे, एम्फीबियंस को देखा गया था। और फिश की जो डाइवर्सिटी है वो किस पीरियड में देखी गई थी, डेवोनियन पीरियड में देखी गई थी। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था, फर्स्ट जो रेप्टाइल्स जो है वो किस पीरियड में देखे गए थे, कार्बोनिफेरस पीरियड में देखे गए थे। और ट्रीज और सीड और फंस देखे गए थे, पर्मियन पीरियड में देखे गए थे। इनमें जो है एक्सटिंक्शन जो है वो देखा गया था और रेप्टाइल्स के बीच में क्या हुई, डाइवर्सिटी जो है इसमें देखी गई थी, यानी कि विविधताएं देखी गई थी। ट्राइएसिक पीरियड में जो है फर्स्ट मैमल्स या स्तनधारी जो है वो किस में देखे गए थे, ट्राइएसिक पीरियड में देखे गए थे। और फर्स्ट डायनासोर का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। जुरासिक पीरियड में जो है फर्स्ट बर्ड्स देखे गए थे, यानी कि पक्षी देखे गए थे, और डायनासोर्स के बीच में डाइवर्सिटी या विविधताएं देखी गई थी। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर्स जो है वो विलुप्त हो गए और फर्स्ट प्राइमेट्स और फ्लावर वाले प्लांट्स जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में देखे गए थे। टर्शरी पीरियड में जो है मैमल्स यानी कि स्तनधारियों में अत्यधिक विविधताएं देखी गई थी। और अभी जो पीरियड चल रहा है वो कौन सा है, क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा गया या मॉडर्न मैन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये सारे हो गए पीरियड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द एसे ऑन एडप्टेशन, यानी कि अनुकूलन क्या है हमें उसके बारे में बताना है। तो एडप्टेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर अ स्पीसीज और एन ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली बिकम्स बेटर एक्लिमेटेड और एडप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई प्रजाति या कोई जीव जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, अपने आप को वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। फर्स्ट इसका जो टाइप्स है, फर्स्ट उसमें से क्या है, फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल एडप्टेशन, यानी कि संरचनात्मक क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। तो स्ट्रक्चरल एडप्टेशन में क्या हुआ, सबसे पहले जो एडप्टेशन देखा गया वो है स्ट्रक्चरल एडप्टेशन। और उसमें क्या होगा, जब किसी ऑर्गेनिज्म में के शेप यानी कि आकार, साइज और कलर पैटर्न में जब चेंजेस देखे जाते हैं, वो जब अपने इन तीनों में जब चेंजेस दिखाता है, इन तीनों को जब एडप्ट करता है, यानी कि उसके शेप में बदलाव आ जाए या साइज में बदलाव आ जाए या वो अपना कलर चेंज कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल एडप्टेशन कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वेब्ड फीट इन डक्स। तो ये जो डक्स के जो वेब्ड फीट है, ये जो डक्स में वेब्ड फीट देखे गए हैं, ये जो है डक्स ने एडप्ट किए हैं किसके लिए, स्विमिंग के लिए, ये तैरने के लिए जो है एडप्टेशन आए हैं डक्स में।
नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरल एडेप्टेशन, यानी कि व्यवहारिक अनुकूलन क्या है। तो व्यवहारिक अनुकूलन वो है जिसमें कि एनिमल जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, यानी कि अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन लेके आता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स का माइग्रेशन। तो एनिमल जो है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन वो किस वजह से कर सकते हैं, तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि कहीं पे जो है बहुत ही ठंडा वातावरण है, उनको वो नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे वहाँ से। या किसके लिए माइग्रेशन किसके लिए कर सकते हैं, तो फूड के लिए कर सकते हैं। उनको वहाँ पे जो है फूड की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं मिली है, फूड इतना अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो वो माइग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा किसके लिए कर सकते हैं, शेल्टर के लिए, आवास के लिए जो भी है माइग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया बिहेवियरल एडेप्टेशन। तीसरा है कैमोफ्लेज, यानी कि छलावरण। तो छलावरण क्या है, जब कोई एनिमल जो है वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से, यानी कि शिकारी से बचाने के लिए जब अपने अंदर चेंजेस लाता है, या जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उसके अनुसार क्या करता है, अपने कलर पैटर्न में चेंज लाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। और वो क्या करता है, प्रीडेटर्स को क्या कर देता है, जो अपने आप को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रीडेटर जो है यानी शिकारी जो है उसे आसानी से पहचान नहीं पाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कैमेलियंस, ये हो गया इसका। तो ये देखो, जैसे जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, वो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है, अपने बॉडी कलर में भी क्या ला रहा है, चेंजेस ला रहा है। तो अब उससे क्या होगा कि प्रीडेटर जो है वो इसे आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो ये एडेप्टेशन कौन दिखा रहा है, कैमेलियंस दिखा रहा है। अब चौथा है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। तो प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन क्या होता है कि जब कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कुछ एडेप्टेशन करता है, कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन कहते हैं। अपने आप को अपनी सुरक्षा करता है। अब कुछ एनिमल तो क्या करेंगे कि कैमोफ्लेज दिखा देंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो वो क्या करेंगे, अपने कलर पैटर्न में चेंज कर लेंगे, जिससे कि क्या होंगे, प्रीडेटर उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे और वो क्या करेंगे, छुप जाएंगे। दूसरा क्या होगा, मिमिक्री। तो वो क्या करते हैं, नकल निकालते हैं, या तो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के निकालेंगे जो कि बहुत ही पॉइजनस होगा। तो क्या करेंगे, तो प्रीडेटर जो है वो उसे ये समझेंगे कि वो जहरीला है, तो वो उस पर हमला नहीं करेंगे। और या वो क्या करेंगे, अपना ब्राइट कलर शो करेंगे। तो ब्राइट कलर शो करेंगे तो क्या होगा, तब भी यही होगा, क्योंकि ब्राइट कलर जो है मोस्टली पॉइजनस स्नेक का होता है। तो उससे क्या करेंगे, प्रीडेटर सोचेंगे कि ये तो पॉइजनस है, जहरीला है, तो वो उस पर हमला नहीं करेंगे। या क्या करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है उस पर क्या करेंगे, स्पाइन्स ऐसे आएंगे जिससे नुकीले होंगे, तो क्या करेंगे, प्रीडेटर उन पर हमला नहीं करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन के। ठीक है।